यू नेम अ थिंग एंड आई ब्रिंग इट फॉर यू। हाजिर है ईयरफोन रिवीजन जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी। मैं चाहूँगा इस ईयरफोन रिवीजन वीडियो को आप एक लाइक और चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कर दो, क्योंकि जो आपने मांगा है वो मैंने दिया है। आई थिंक आई डिजर्व 1 लाइक एंड 1 सब्सक्राइब फ्रॉम एवरीवन हु इज वाचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो एटलीस्ट। ठीक है सर, कर देते हैं। क्या है ये बच्चों, पेपर वाले दिन जब आप जाओगे सवेरे, गाड़ी में बैठ करके जाओगे या बाइक पे बैठ करके जाओगे, तो बहुत सारे बच्चों को उस टाइम पे भी पढ़ने की ज़रूरत होती है, पर वो पढ़ नहीं पाते गाड़ी या बाइक के माहौल की वजह से। तो कान में ईयरफोन लगाओ, सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिवाइज हो जाएंगे आपके 29 के 29 मात्र 30-35 मिनट। ईयरफोन रिवीजन ये आपके सामने हाजिर है। और ये ईयरफोन पे सुनना, इसको देखना मत। क्यों? क्योंकि अभी तो आपके सामने इंटरफेस ऐसा आ रहा है, पर जैसे एज शुरू होंगे वो आपके सामने वर्टिकल इंटरफेस 916 वाला आने लगेगा। क्यों भाई? ईयरफोन है ना, सुनना है ना, बस मजे से सुनना। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। चल अभी आप सुनना शुरू कीजिए, लेट्स गो। AS1 1 मिनट के अंदर CA इंटर सितंबर 25। पसंद आए तो एक लाइक एक सब्सक्राइब एंड में कर देना, और डिटेल्ड रिवीजन विद क्वेश्चंस पाने के लिए मुझे DM करना 8851007100। AS1 का नाम है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। क्या होती है अकाउंटिंग पॉलिसी? अकाउंटिंग प्रिंसिपल प्लस मेथड इक्वल टू अकाउंटिंग पॉलिसी। एग्जांपल, इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। कौन सी पॉलिसी हम सेलेक्ट करेंगे जिसमें 4 चीजें होंगी? प्रूडेंस, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, मैटेरियलिटी और ट्रू एंड फेयर व्यू। 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन कौन कौन से हैं? गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, एक्रूअल। तीनों फॉलोड है तो कोई डिस्क्लोजर मत दो, फॉलोड नहीं है 3 या 3 में से कोई भी एक, तो सेपरेट डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। अकाउंटिंग पॉलिसी में अगर कोई चेंज किया है और चेंज मटेरियल है तो आपको अमाउंट डिस्क्लोज करना है, अमाउंट अगर पता है तो। अकाउंटिंग पॉलिसी में कोई चेंज किया है, चेंज मटेरियल है, अमाउंट नहीं पता, फैक्ट डिस्क्लोज करो। चेंज इमैटेरियल है, इग्नोर करो। अभी इमैटेरियल है, फ्यूचर ईयर्स में मटेरियल हो जाएगा, फैक्ट डिस्क्लोज करो। AS1 लगता है ऑल एंटरप्राइजेस के ऊपर। एक लाइक एक सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। AS2 1 मिनट में CA इंटर सितंबर 25 के लिए, और डिटेल्ड रिवीजन विद क्वेश्चंस पाने के लिए मुझे DM करना 8851007100। एक लाइक एक सब्सक्राइब एंड में कर देना पसंद आए तो। AS2 का नाम है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज। 3 टाइप के बिजनेस होते हैं, मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर, सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर पे AS2 नहीं लगता। मैन्युफैक्चरर की 3 टाइप की इन्वेंट्री होती है, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स, और ट्रेडर की केवल 1 टाइप की इन्वेंट्री होती है, फिनिश गुड्स। मैन्युफैक्चरर की रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री को वैल्यूएशन करने के लिए ये रूल है कि वो रॉ मटेरियल जिस फिनिश गुड्स में यूज होने वाला है, अगर वो फिनिश गुड्स बिकेगा लॉस पे तो रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन रिप्लेसमेंट प्राइस पर होगी, अदरवाइज कॉस्ट प्राइस पर। मैन्युफैक्चरर की WIP, फिनिश गुड्स या ट्रेडर की फिनिश गुड्स, तीनों के लिए एक ही रूल है, कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। NRV आती है एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस फर्दर एक्सपेंस माइनस एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस, और कॉस्ट आता है बेसिक परचेज प्राइस माइनस डिस्काउंट प्लस नॉन रिफंडेबल टैक्सेस प्लस डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट। लोअर लेना है आइटम बाय आइटम बेसिस पर, और कॉस्ट में 80 नहीं आएगा, ASSI, A for abnormal loss, S for storage cost except when part of production process, S for selling and distribution cost, I for interest and borrowing cost except when production process is longer, तो इंटरेस्ट आएगा। आज के लिए इतना ही, एक लाइक एक सब्सक्राइब करो, धन्यवाद। AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट का पूरा फॉर्मेट 1 मिनट के अंदर। पसंद आए एक लाइक एक सब्सक्राइब एंड में कर देना, और विद क्वेश्चंस डिटेल रिवीजन पाने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे DM करो 8851007100 पे। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एट DGP, डेप्रिसिएशन, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, अमोर्टाइज, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, डिस्काउंट ऑन ईच ऑफ डिबेंचर्स रिटर्न ऑफ, इंटरेस्ट एक्सपेंस, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, लेस ड्रिप, डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम, interest income, profit on sale of fixed asset equal to operating profit before working capital changes. At decrease in CA, increase in CL, less increase in CA, decrease in CL equal to cash generated from operation minus income tax paid equal to net cash generated from या फिर used in operating activities. Cash flow from investing activities, sale of tangible fixed asset, intangible fixed asset, non-current investment, interest, dividend, rent received, purchase of tangible fixed asset, intangible fixed asset, non-current investment, bracket लगा के. Cash flow from financing activities, proceeds from issue of equity share capital, preference share capital, debentures, long-term borrowing, short-term borrowing, interest paid, in-time dividend paid, final dividend paid, repayment of short-term borrowing, long-term borrowing, redemption of debentures, redemption of preference share capital, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। एक लाइक एक सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। AS4 1 मिनट के अंदर CA इंटर सितंबर 25 के लिए। पसंद आए तो एक लाइक एक सब्सक्राइब एंड में कर देना, और विद डिटेल रिवीजन एंड क्वेश्चंस पाने के लिए मुझे DM करो 8851007100 फ्री ऑफ कॉस्ट। AS4 का नाम है कॉन्टिंजेंसीज एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। ये सभी संस्थाओं पर लगता है, लेकिन जो संस्थाएं इंडिया फॉलो करती हैं उन पर एप्लीकेबल नहीं होगा। बैलेंस शीट डेट और साइनिंग डेट के बीच में घटने वाले इवेंट्स पर AS4 लगता है, जो 2 प्रकार के हो सकते हैं, एडजस्टिंग इवेंट और नॉन एडजस्टिंग इवेंट। एडजस्टिंग इवेंट वो इवेंट्स हैं जो बैलेंस शीट डेट और साइनिंग डेट के बीच में घटते हैं, जिनके हालात 31 मार्च या उससे पहले ही पैदा हो गए थे। इन्हें हम एडजस्ट करके चलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। एंड बैलेंस शीट डेट और बैलेंस शीट की साइनिंग डेट के बीच में घटने वाले वो इवेंट्स जिनके हालात 31 मार्च या उससे पहले पैदा नहीं हुए थे, वो नॉन एडजस्टिंग इवेंट कहलाते हैं। उन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट में डिस्क्लोज करके चलते हैं। एक लाइक एक सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। DM कीजिए 8851007100 पे सारे क्वेश्चंस की फ्री रिवीजन पाने के लिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।
AS5 1 मिनट के अंदर सी एंटर सितंबर 25 के लिए। पसंद आए तो एक लाइक एक सब्सक्राइब एंड में कर देना और डिटेल्ड रिवीजन विद ऑल क्वेश्चंस फ्री ऑफ कॉस्ट पाने के लिए मुझे डीएम करो 8851007100। AS5 का नाम है नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, प्रायर पीरियड आइटम्स एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। ये 5 चीजों का ट्रीटमेंट सिखाता है, ऑर्डिनरी आइटम्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, प्रायर पीरियड आइटम्स, चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टीमेट एग्जांपल, आपका प्रोविजन पहले 2% था, बढ़ के 5% हो गया, सेपरेटली डिस्क्लोज करोगे नोट्स टू अकाउंट्स में। चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी का क्या ट्रीटमेंट है वो AS1 सिखाता है, लेकिन अकाउंटिंग पॉलिसी कब चेंज कर सकते हो ये AS5 बताता है, जब किसी स्टैट्यूट ने कहा हो, AS ने कहा हो या बेटर प्रेजेंटेशन पॉसिबल हो। उसके बाद प्रायर पीरियड आइटम, पिछले सालों की अकाउंटिंग मिस्टेक्स जिनका करंट ईयर में पता चलता है, सेपरेटली डिस्क्लोज करके चलोगे नोट्स टू अकाउंट्स में या P&L में सेपरेटली। उसके बाद एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम जो कभी कभी घटते हैं, एग्जांपल अर्थक्वेक लॉस, सेपरेटली डिस्क्लोज करोगे नोट्स टू अकाउंट्स में। और ऑर्डिनरी आइटम्स दो प्रकार का है, नॉर्मल और एक्सेप्शनल। नॉर्मल का कोई डिस्क्लोजर नहीं देना, एक्सेप्शनल का आपको सेपरेट डिस्क्लोजर देना है। एग्जांपल होता है सैलरी इंक्रीज्ड रिट्रोस्पेक्टिवली। एक लाइक एक सब्सक्राइब, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। डीएम करो 8851007100 फ्री रिवीजन विद क्वेश्चंस पाने के लिए। AS7 2 मिनट में, पसंद आए तो एक लाइक एक सब्सक्राइब एंड में कर देना और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्री ऑफ कॉस्ट विद डिटेल कॉन्सेप्ट फ्री में रिवाइज करने के लिए मुझे डीएम कीजिए 8851007100। AS7 का नाम है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। ये 5 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स पर एप्लीकेबल होता है। किसी एसेट को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट, उस एसेट को बनाने के लिए नक्शे के लिए आर्किटेक्ट के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट, उस एसेट की कंस्ट्रक्शन की देखरेख के लिए प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट, या फिर किसी एसेट को तोड़ने का कॉन्ट्रैक्ट या इन्वायरमेंट रिस्टोरेशन का कॉन्ट्रैक्ट। इन 5 टाइप के कॉन्ट्रैक्टर की, इन कॉन्ट्रैक्ट की अकाउंटिंग कॉन्ट्रैक्टर की बुक्स में कैसे होगी ये AS7 सिखाता है। सर कितने टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? 2 टाइप के, फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट और कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जहां पे कॉन्ट्रैक्टर कह देता है कि भैया ये प्राइस फिक्स है, इतने रुपए लगेंगे काम कंप्लीट करने में, ना 1 रुपया कम ना 1 रुपया ज्यादा। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जहां कॉन्ट्रैक्टर कहता है कि सर जी कॉन्ट्रैक्ट फिनिश करने में, बिल्डिंग बनाने में, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्टर कह रहा है बिल्डिंग बनाने में मेरा जितना खर्चा आएगा उसमें प्लस इतने % मुझे ऐड करके दे देना। ये होता है कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। कब? अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स को सिंगल कॉन्ट्रैक्ट मान के ओवरऑल प्रॉफिट निकालते हैं जब 3 शर्तें पूरी हो जाती हैं। वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एक ही प्रोजेक्ट का हिस्सा हो, सिंगल प्रोजेक्ट का हिस्सा हो, प्लस सारे प्रोजेक्ट्स का काम, सारे कॉन्ट्रैक्ट का काम कॉन्टिन्यूअस सीक्वेंस में चल रहा हो, प्लस सिंगल प्राइस बताया गया है सभी कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तीनों शर्तें पूरी होंगी तो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट को एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट मान करके ओवरऑल प्रॉफिट एक ही प्रॉफिट निकालेंगे। प्राइस एक ही बताएगा तो प्रॉफिट भी एक ही निकलेगा। तीनों में से एक भी शर्त टूटी तो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट को अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट ही मानेंगे और अलग अलग प्रॉफिट ही कैलकुलेट करेंगे। सर AS7 के हिसाब से हम कितना ईयरली प्रॉफिट बुक करते हैं P&L में? इसका एक फॉर्मूला है, ईयरली रेवेन्यू माइनस ईयरली कॉस्ट। ईयरली कॉस्ट आपको गिवन होती है कि इस ईयर में इतनी कॉस्ट लगी, ईयरली रेवेन्यू आप निकालोगे। वो कैसे सर? टोटल रेवेन्यू जो है पूरे काम का उसमें मल्टीप्लाई कर दो जितने % काम उस पर्टिकुलर ईयर में कंप्लीट हुआ, ठीक है। ईयरली रेवेन्यू आ जाएगा, ईयरली कॉस्ट माइनस करके ईयरली प्रॉफिट निकल करके आ जाए। सर कैसे पता चलेगा किस ईयर में कितने % काम कंप्लीट हुआ है? इसके लिए 3 तरीके हैं बच्चा पार्टी। पहला तरीका फिजिकल प्रोपोर्शन मेथड। आप देख लो कितनी बिल्डिंग बन के तैयार, फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग बना रहे हो 5 फ्लोर की, 3 फ्लोर बन के तैयार हो गए, 3/5 × 100 60% काम कंप्लीट हो गया। टोटल रेवेन्यू में 60% की मल्टीप्लाई करो, ईयरली रेवेन्यू आ गया। दूसरा तरीका सर्वेयर मेथड, किसी सर्वेयर से पूछ लो बुला करके भैया बताना कितने % काम कंप्लीट हो गया, यानी क्वेश्चन में गिवन होगा, इसका मतलब ये है। तीसरा तरीका कॉस्ट इनकर्ड मेथड, आपको पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने में 1 करोड़ रुपया लगेगा और अभी तक पहले साल 40 लाख रुपए का खर्चा हो गया, तो कितने % काम कंप्लीट हो गया? 40%। फिजिकल प्रोपोर्शन, सर्वेयर या कॉस्ट इनकर्ड के बेस पर आप निकाल सकते हैं कितने % काम कंप्लीट हुआ, उसे टोटल रेवेन्यू से मल्टीप्लाई करके ईयरली कॉस्ट माइनस करो, आपका ईयरली प्रॉफिट निकल करके आ जाएगा। इससे पहले आप AS7 में रेवेन्यू रिकॉर्ड करो, 2 शर्तें पूरी हो जानी चाहिए। 50% से ज्यादा चांस है कि काम कंप्लीट हो जाएगा एंड 50% से ज्यादा चांस है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पैसा देगा, भागेगा नहीं। अगर दूसरी वाली शर्त टूटती है तो रेवेन्यू पोस्टपोन करो, अगर पहली वाली शर्त टूटती है तो केवल जितनी आपकी कॉस्ट इनकर हुई है, जो रिकवरेबल अमाउंट है उसमें से रिकवरेबल अमाउंट आउट ऑफ कॉस्ट इनकर्ड, उतना ही रेवेन्यू आप रिकॉर्ड करके चलोगे। एस्केलेशन क्लॉज और इंसेंटिव ये सब रेवेन्यू में आते हैं। एक लाइक एक सब्सक्राइब, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। 1 मिनट में एक यस, बदले में एक लाइक एक सब्सक्राइब, पसंद आए तो एंड में कर देना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन 5 टाइप के रेवेन्यू को रिकॉर्ड करना सिखाता है। रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ सर्विस, इंटरेस्ट, रॉयल्टी और डिविडेंड। सेल ऑफ गुड्स से आया रेवेन्यू 4 कंडीशंस पूरी होने के बाद रिकॉर्ड होगा। ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है, रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो चुके हैं, सेलर का कोई कंट्रोल नहीं है गुड्स पे और कलेक्शन में अनसर्टेनिटी नहीं है। रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ सर्विस का रिकॉर्ड करने के लिए रेवेन्यू आपको 2 मेथड है, प्रोपोर्शनेट मेथड, जितने % सर्विस कंप्लीट होगी उतने % रिकॉर्ड कर दो, या कंप्लीशन मेथड, पूरी सर्विस कंप्लीट होने पे पूरा रेवेन्यू रिकॉर्ड करो। रेवेन्यू फ्रॉम इंटरेस्ट टाइम प्रोपोर्शन बेसिस पर रिकॉर्ड होगा। रेवेन्यू फ्रॉम रॉयल्टी एक्रूअल बेसिस पर रिकॉर्ड होगा। रेवेन्यू फ्रॉम डिविडेंड कब रिकॉर्ड होगा?
होगा? व्हेन द राइट टू रिसीव द डिविडेंड इज एस्टैब्लिश्ड। कहां-कहां AS एप्लीकेबल नहीं है? AS7, AS12, AS19 और इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर AS9 नहीं लगेगा। साथ ही साथ AS9 में कौन से रेवेन्यू कवर नहीं होंगे? नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट लायबिलिटीज और फॉरेक्स गेन और करंट लायबिलिटी से होने वाले रियलाइज्ड और अनरियलाइज्ड गेन पे AS9 नहीं लगेगा। करंट एसेट्स के अनरियलाइज्ड गेन पर AS9 नहीं लगेगा, रियलाइज्ड वाले पे लगेगा। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स क्या है? किन हालात में आपने रेवेन्यू पोस्टपोन किया वो डिस्क्लोज करना होता है। एजेंट का कमीशन क्या, एजेंट का रेवेन्यू क्या होता है? उसका कमीशन, ना कि पूरा का पूरा सेल प्राइस। ट्रेड डिस्काउंट आएगा रेवेन्यू में? नहीं। कैश डिस्काउंट आएगा? यस। AS9 समाप्त। 1 लाइक 1 सब्सक्राइब, धन्यवाद। AS10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 1 मिनट के अंदर उसे 1 लाइक 1 सब्सक्राइब करके प्यार जरूर दिखा देना। एंड इसकी डिटेल्ड रिवीजन विद कॉन्सेप्ट एंड सारे स्टडी मैट के क्वेश्चन फ्री ऑफ कॉस्ट पाने के लिए तो रिलेटेड वीडियो के लिंक में चले जाओ, या फिर प्यारे बच्चों मुझे DM करो 8851007100। AS10 का नाम है PPE प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। कोई भी वो आइटम जो 3 शर्तें पूरी करता हो वो आपका बन जाएगा PPE प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। पहली शर्त वो टेंजिबल हो यानी टचेबल सीएबल हो, दूसरी शर्त उसकी यूजफुल लाइफ 12 महीने से ज्यादा हो, तीसरी शर्त उसे बिजनेस में यूज करने के लिए रखा गया हो। तीनों शर्तें पूरी होंगी, PPE बन जाएगा, उस पर लग जाएगा AS10। PPE 2 प्रकार से आपके पास आ सकता है, कोई भी PPE, या तो आप उसे खरीद लो, परचेज कर लो, या खुद बना लो सेल्फ कंस्ट्रक्ट। चाहे खरीदा हुआ PPE हो चाहे सेल्फ कंस्ट्रक्टेड PPE हो, इनिशियली कॉस्ट प्राइस पर ही रिकॉर्ड करके चलोगे। इनिशियल यानी जिस दिन खरीद रहे हो या बना रहे हो उस दिन कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड करोगे। और सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन यानी बैलेंस शीट डेट पर PPE की वैल्यूएशन कैसे होगी? 2 मॉडल है, कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल। कॉस्ट मॉडल क्या कहता है? कॉस्ट प्राइस में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, जो वैल्यू आए वो लिख दो। इसके लिए आपको ध्यान ही रखना है डेप्रिसिएशन रेडी टू यूज की डेट से लगेगा, और डेप्रिसिएशन का मेथड जो अडॉप्ट किया वो लगातार फॉलो करो, चेंज मत करो। चेंज करोगे तो AS5 लग जाएगा। रिवैल्यूएशन मॉडल क्या कहता है? अपनी बैलेंस शीट में जो वैल्यू लिखने वाले हो PPE की वो मार्केट वैल्यू पे लिख करके चलो। तो अपने कॉस्ट प्राइस को आप मार्केट वैल्यू को से कंपेयर करते हो, बुक वैल्यू को मार्केट वैल्यू से कंपेयर करते हो। कभी वैल्यू घट जाती है, कभी बढ़ जाती है। अगर वैल्यू बढ़ गई, पहली बार आपने रिवैल्यूएशन किया, वैल्यू बढ़ गई, तो एंट्री होगी PPE अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। दोबारा किया, दोबारा बढ़ गई, दोबारा एंट्री PPE टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। पहली बार रिवैल्यूएशन किया था, वैल्यू बढ़ गई थी, आपने एंट्री पास करी थी PPE अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। दोबारा में वैल्यू घट गई है तो एंट्री रिवर्स मार दो, रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू PPE। और इतनी बड़ी नहीं थी, जितनी घट गई है तो डिफरेंस P&L में डेबिट कर दो। अगला केस, पहली बार रिवैल्यूएशन में वैल्यू घट गई, P&L अकाउंट डेबिट टू PPE। दोबारा में भी घटी, सेम एंट्री P&L टू PPE। पहली बार रिवैल्यूएशन किया था, वैल्यू घट गई थी, P&L अकाउंट डेबिट टू PPE। अगली बार में वैल्यू बढ़ गई तो एंट्री रिवर्स मार दो, PPE अकाउंट डेबिट टू P&L। और इतनी घटी नहीं थी, जितनी बढ़ गई तो एक्स्ट्रा पैसा टू रिवैल्यूएशन रिजर्व में डाल दो। 1 लाइक 1 सब्सक्राइब, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 2 मिनट के अंदर। पसंद आए तो 1 लाइक 1 सब्सक्राइब एंड में कर देना, और इसकी पूरी रिवीजन विद क्वेश्चन फ्री ऑफ कॉस्ट पाने के लिए DM कर देना। कमेंट बॉक्स में मैंने नंबर छोड़ दिया है। अकाउंटिंग फॉर चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट 4 टॉपिक्स के बारे में बात करता है। फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस, लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी लोन, फॉरेन ऑपरेशंस और फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। इन चारों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सिखाता है। एक एक करके बात करते हैं, पेपर से 1 दिन पहले बहुत मदद करेगी ये पूरी सीरीज डाल रहे हैं हम सारे इसकी। पहला टॉपिक है फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। क्या होती है फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन? आप अपनी डोमेस्टिक करेंसी से अलग किसी भी करेंसी में ट्रांजैक्शन करते हो, वो फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन कहलाती है। उसका इनिशियल रिकॉग्निशन स्पॉट रेट पर होगा, और सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन यानी बैलेंस शीट डेट पर आप किस वैल्यू पर रिकॉर्ड करके चलोगे, ये डिपेंड करता है कि एसेट लायबिलिटी मॉनिटरी आइटम है या नॉन मॉनिटरी आइटम है। अगर एसेट लायबिलिटी मॉनिटरी आइटम है तो क्लोजिंग रेट पर आप उसको कन्वर्ट करके लिखोगे बैलेंस शीट डेट पर, और अगर एसेट लायबिलिटी नॉन मॉनिटरी आइटम है तो आप उसको हिस्टोरिकल रेट या फिर रेट ऑन डेट ऑफ रिवैल्यूएशन जो भी बेटर अवेलेबल है उस पर रिकॉर्ड करके चलोगे बैलेंस शीट डेट पर। जो भी एक्सचेंज डिफरेंस आएगा कन्वर्ट करने के बाद वो सारा P&L में ट्रांसफर करके चलोगे। सेकंड टॉपिक है बच्चा पार्टी हमारे पास लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी लोन। लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी लोन अगर आपने लिया है डेप्रिशिएबल फिक्स्ड एसेट को लेने के लिए, एक्वायर करने के लिए, तो फिर क्या होगा? तो उस केस में बच्चा पार्टी जो भी आपका इनिशियल रिकॉग्निशन तो स्पॉट रेट पर ही होगा, जो भी आपका डिफरेंस आएगा एक्सचेंज डिफरेंस सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन के वक्त उसको आप या तो P&L में ट्रांसफर करोगे या कॉस्ट से एडजस्ट करके चलोगे। और अगर किसी और पर्पस के लिए लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी लोन लिया है, लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी लोन टेकन फॉर अदर पर्पस देन डेप्रिशिएबल फिक्स्ड एसेट, तो जो सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन के वक्त एक्सचेंज डिफरेंस होगा उसे आप या तो P&L में ट्रांसफर करोगे या फिर FCMITD फॉरेन करेंसी मॉनिटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट में डालोगे और इसे लोन पीरियड के ओवर अमोर्टाइज करके चलोगे। थर्ड टॉपिक है हमारा फॉरेन ऑपरेशंस। फॉरेन में जो हमारी ब्रांच है वो 2 प्रकार की होती है, इंटीग्रल और नॉन इंटीग्रल। इंटीग्रल का जो फॉरेन इंटीग्रल ऑपरेशन का जो ट्रायल बैलेंस है वो रुपीस में कैसे कन्वर्ट होगा, उसके एसेट लायबिलिटी को, इनकम एक्सपेंस को कैसे कैसे कन्वर्ट करके चलोगे बताता हूँ। एसेट और लायबिलिटी को आप कन्वर्ट करोगे बच्चा पार्टी किस रेट पर?
सेम टू सेम फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन का जो ट्रीटमेंट बताया था। और इनकम एक्सपेंस को एक्सचेंज रेट जो उस दिन चल रहा है, स्पॉट रेट या फिर एवरेज रेट पर। नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन के ट्रायल बैलेंस को कैसे कन्वर्ट करोगे, उसके एसेट लायबिलिटी को कन्वर्ट करोगे क्लोजिंग रेट पर, और इनकम एक्सपेंस को एक्सचेंज रेट यानी स्पॉट रेट या फिर एवरेज रेट पर। जो भी डिफरेंस आएगा इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन का वो सारा P&L में जाएगा, और जो भी एक्सचेंज डिफरेंस होगा नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन का उसे आप डालोगे फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व FCTR अकाउंट में, और जब उस नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन को डिस्पोज करोगे तब वो सारा एक्सचेंज डिफरेंस फाइनली P&L में जाएगा। चौथा और आखिरी टॉपिक फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट बच्चा पार्टी। फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, स्पॉट रेट और आज का जो रेट है और जिस रेट में आपने फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट किया है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में एमोटाइज कर दिया जाता है। एक लाइक एक सब्सक्राइब कर दो और DM करो 8851007100 पर सारे क्वेश्चंस की फ्री रिवीजन पाने के लिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। AS12 1 मिनट में पसंद आए तो एक लाइक एक सब्सक्राइब एंड में कर देना। गवर्नमेंट से मिलने वाली ग्रांट की अकाउंटिंग सिखाता है। वो ग्रांट 6 प्रकार की होती है। ग्रांट रिलेटेड टू डेप्रिशिएबल फिक्स्ड एसेट, जिसे आप या तो फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट से एडजस्ट कर सकते हैं या डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट में डाल के इन द रेशियो ऑफ डेप्रिसिएशन P&L में ट्रांसफर करके चलते हो। दूसरी ग्रांट रिलेटेड टू नॉन डेप्रिशिएबल फिक्स्ड एसेट, जिसे आप या तो फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट से एडजस्ट करो या DGG अकाउंट में डाल के कॉस्ट इनकर्ड के रेशियो में P&L में ट्रांसफर करो, या फिर कैपिटलिज्म में ट्रांसफर करने का भी ऑप्शन है। तीसरी ग्रांट रिलेटेड टू प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन, इसे केवल कैपिटलिज्म में ट्रांसफर करके चलोगे। चौथी ग्रांट रिलेटेड टू रेवेन्यू, इसे आप P&L में ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर DGG डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट में डाल के कॉस्ट इनकर्ड के रेशियो में ओवर द इयर्स P&L में ट्रांसफर करके चलोगे। पांचवी ग्रांट रिलेटेड टू कॉस्ट इनकर्ड इन द पास्ट, केवल P&L में ट्रांसफर करके चलोगे। और छठी ग्रांट, सरकार ने ग्रांट नहीं दी, SAT दे दिया, उसे आप नॉमिनल वैल्यू पर रिकॉर्ड करके चलोगे। और अगर ग्रांट की शर्तें तोड़ी, रिफंड करना पड़ गया, तो जो एंट्री आपने पास की उन्हें रिवर्स कर दो। आज के लिए इतना ही, एक लाइक एक सब्सक्राइब कर दो, धन्यवाद। AS13 1 मिनट में पसंद आए तो एक लाइक एक सब्सक्राइब एंड में कर देना। इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग सिखाता है। इन्वेस्टमेंट 2 टाइप की होती है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। जिस दिन आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उस दिन अगर उस इन्वेस्टमेंट को 12 महीने के अंदर बेचने का आपकी कोई इंटेंशन नहीं है तो उस दिन वो इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म कहलाएगी, अदरवाइज शॉर्ट टर्म कहलाएगी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का इनिशियल रिकॉग्निशन, सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन सब कॉस्ट पे होता है, बस अगर कोई परमानेंट डिक्लाइन हुआ है तो उसे माइनस कर देते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का इनिशियल रिकॉग्निशन कॉस्ट प्राइस पर होता है और बैलेंस शीट डेट पर सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन कॉस्ट प्राइस और फेयर वैल्यू विचएवर इज लोअर पर होता है। कभी लॉन्ग टर्म को शॉर्ट टर्म में कन्वर्ट करना पड़े तो कॉस्ट प्राइस और कैरिंग अमाउंट ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर विचएवर इज लोअर पे करेंगे। कभी शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करना पड़े तो कॉस्ट प्राइस और फेयर वैल्यू ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर विचएवर इज लोअर पे कन्वर्ट करके चलेंगे। राइट शेयर्स पर कोई डिविडेंड नहीं मिलता, बोनस की कोई एंट्री नहीं करोगे क्योंकि उसके लिए कोई अमाउंट पे नहीं करते। एंड प्यारे बच्चों, एक्स इंटरेस्ट का मतलब है एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट का मतलब है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। एक लाइक एक सब्सक्राइब कर दो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। AS15 1 मिनट में पसंद आए तो एक लाइक एक सब्सक्राइब एंड में कर देना। नाम है इसका एम्प्लॉय बेनिफिट। एम्प्लॉयर द्वारा अपने एम्प्लॉय को जो भी बेनिफिट्स दिए जाते हैं उनकी अकाउंटिंग एम्प्लॉयर की बुक्स में क्या होगी वो सिखाता है। ये बेनिफिट्स 4 टाइप के होते हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, टर्मिनल और पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। शॉर्ट टर्म बेनिफिट यानी क्या, वो बेनिफिट जो एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय से करंट ईयर में काम कराने के बदले में अगले साल की आखिरी तारीख तक जो भी पेमेंट जानी है वो शॉर्ट टर्म, अदरवाइज लॉन्ग टर्म। टर्मिनेशन यानी जब वो अपनी मर्जी से छोड़ करके जा रहा होता है, VRS लेता है या रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन, तब जो उसको बेनिफिट पे किए जाते हैं वो टर्मिनल बेनिफिट्स। और रिटायरमेंट के बाद भी अगर एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय को कोई बेनिफिट्स पे किए जाते हैं तो वो पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स कहलाते हैं। कोई भी हो, चारों की जनरल एंट्री सेम ही है। एम्प्लॉय बेनिफिट अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय बेनिफिट पेबल और एम्प्लॉय बेनिफिट पेबल टू बैंक। हाँ, आपको स्पेसिफिक नाम लिखना पड़ेगा एम्प्लॉय बेनिफिट का क्या है। और DCP के केस में, डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन के केस में आपको बच्चा पार्टी एंट्री करनी पड़ेगी करंट सर्विस कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट टू प्रोविजन फॉर DBO और प्रोविजन फॉर DBO टू बैंक प्रेजेंट वैल्यू पर लाना पड़ेगा। पास सर्विस कॉस्ट की एंट्री होगी पास सर्विस कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर DBO और SPL अकाउंट डेबिट टू पास सर्विस कॉस्ट SPL में ट्रांसफर कर देंगे। जो एम्प्लॉइज रिटायर हो चुके हैं उनका पूरा अमाउंट ट्रांसफर कर देंगे, जिनका टेन्योर अभी बाकी है उनका प्रोपोर्शनेट अमाउंट ट्रांसफर करेंगे। अगर कर्टेलमेंट एंड सेटलमेंट है तो प्रोविजन फॉर DBO अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू गेन ऑन कर्टेलमेंट टू अनअमोर्टाइज्ड पास सर्विस कॉस्ट। AS15 बच्चा पार्टी लगेगा, चाहे वाइफ को दिए हो, स्पाउस को दिए हो, चिल्ड्रन को दिए हो, किसी को भी एम्प्लॉय बेनिफिट दिए जाएंगे, AS15 लगेगा। शेयर बेस्ड और ESOP पे नहीं लगता है, लेवल 1 एंटरप्राइजेस पे लगता है और बाकी सब पे डिपेंड करेगा। 5 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं तो लगेगा रिलैक्सेशंस के साथ। आज के लिए इतना ही, एक लाइक एक सब्सक्राइब, धन्यवाद। AS16 1 मिनट में पसंद आए तो एक लाइक एक सब्सक्राइब एंड में कर देना। नाम है इसका बोरोविंग कॉस्ट।
क्वालिफाइंग एसेट को खरीदने या बनाने के लिए लिए गए लोन पर जो ब्याज आप पे करते हो वो ब्याज कैपिटलाइज होगा, ये बात कहता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16। सर क्वालिफाइंग एसेट यानी क्या? जिस भी एसेट को बनाने में 12 महीने या उससे ज्यादा का समय लगे। सर जनरल बोरिंग्स पे कौन सा रेट लगेगा इंटरेस्ट निकालने के लिए? वेटेड एवरेज रेट। और स्पेसिफिक बोरिंग पे स्पेसिफिक रेट। सर अगर क्वालिफाइंग एसेट ऐसा है जो पार्ट्स में कंप्लीट हो रहा है तो जितना पार्ट कंप्लीट हो चुका है उतने पार्ट की कैपिटलाइजेशन इंटरेस्ट की रोक दीजिए, P&L में ट्रांसफर करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इंटरेस्ट कैपिटलाइज तब तक ही होगा जब तक क्वालिफाइंग एसेट रेडी टू यूज ना हो जाए, उसके बाद P&L में ही जाएगा। और आखिरी बात, अगर आपकी एक्टिव डेवलपमेंट रुक गई है अनअवॉइडेबल रीजन की वजह से तो इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा, पर एक्टिव डेवलपमेंट रुकी है अवॉइडेबल रीजन की वजह से तो फिर उस पीरियड जिस पीरियड में एक्टिव डेवलपमेंट नहीं हुई का इंटरेस्ट P&L में जाएगा, कैपिटलाइज नहीं होगा। एक लाइक एक सब्सक्राइब कर दीजिए, धन्यवाद। AS17 एक मिनट में पसंद आए एक लाइक एक सब्सक्राइब एंड में कर देना। नाम है सेगमेंट रिपोर्टिंग। बिजनेस के अलग अलग सेगमेंट्स की सेपरेट रिपोर्टिंग होगी। अगर कोई भी सेगमेंट इन तीन में से किसी भी एक शर्त में फंस जाता है, किसी भी सेगमेंट के एसेट्स की वैल्यू अगर टोटल वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स ऑफ ऑल सेगमेंट्स के 10% या उससे ज्यादा है तो बन जाएगा रिपोर्टेबल, या फिर किसी भी सेगमेंट का रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू ऑफ ऑल सेगमेंट्स के 10% के बराबर या उससे ज्यादा है, या फिर जो सेगमेंट प्रॉफिट में उसका टोटल कर लो, जो सारे सेगमेंट्स लॉस में उस सारे लॉस का टोटल कर लो, टोटल प्रॉफिट टोटल लॉस में से जो भी हाई फिगर है उसका 10% निकाल लो। जो ये 10% वैल्यू आएगी किसी भी सेगमेंट का इस वैल्यू के बराबर या उससे ज्यादा का प्रॉफिट हो या लॉस हो तो भी बन जाएगा रिपोर्टेबल। तीनों में से एक भी शर्त में फंस गए रिपोर्टेबल सेगमेंट बन गया, पर तीनों में से एक भी शर्त में नहीं फंसे फिर भी रिपोर्टेबल सेगमेंट बन जाएगा अगर पिछले साल रिपोर्टेबल था, या फिर मैनेजमेंट चाहती है, या फिर 75% एक्सटर्नल रेवेन्यू अभी रिपोर्ट नहीं हुआ है। एक लाइक एक सब्सक्राइब कर दीजिए, धन्यवाद। AS18 एक मिनट में पसंद आए तो एक लाइक एक सब्सक्राइब एंड में कर देना। AS18 का नाम है रिलेटेड पार्टीज। आपको अपनी रिलेटेड पार्टीज का नाम और उनके साथ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप पीरियड के दौरान की गई ट्रांजैक्शंस अपने नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज करनी होती है, कहता है AS18। कौन होती है रिलेटेड पार्टीज? इंडिविजुअल के लिए माता पिता भाई बहन बेटा बेटी सगे वाले और स्पाउस यानी जीवन साथी। कंपनी के लिए अगर एक कंपनी का किसी दूसरी कंपनी पे कंट्रोल है, दोनों बन गए रिलेटेड पार्टीज। एक कंपनी का किसी दूसरी कंपनी पे सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस यानी 20 से लेकर 50% तक शेयर है तो बन गई दोनों रिलेटेड पार्टीज। और एक कंपनी के लिए अगर एक कंपनी दो अलग अलग कंपनीज को कंट्रोल कर रही है तो वो दोनों कॉमन कंट्रोल में आपस में बन जाएंगी रिलेटेड पार्टीज। एंड आपको जॉइंट वेंचर का केस अगर है, ए और बी ने मिलकर जॉइंट वेंचर बनाया, सी ए के लिए सी के लिए ए रिलेटेड पार्टीज, बी के लिए सी के लिए भी रिलेटेड पार्टीज, ए और बी आपस में रिलेटेड पार्टीज नहीं बनेंगे। रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एक दिन भी आया तो नाम तो बताना पड़ेगा, लेकिन ट्रांजैक्शंस केवल वही डिस्क्लोज करनी है जो रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप पीरियड के दौरान थी। एक लाइक एक सब्सक्राइब कर दीजिए, धन्यवाद। AS19 एक मिनट में पसंद आए तो एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। AS19 का नाम है लीजेस। जो व्यक्ति अपना एसेट किसी दूसरे को लीज पर देता है यूज करने के लिए उसे कहते हैं लेसर, और जो लेता है उसे कहते हैं लेसी। इन दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट बनता है उसे कहते हैं लीज एग्रीमेंट। लीज एग्रीमेंट दो प्रकार का हो सकता है, ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंस लीज। अगर मेनली ये दो बातों में से कोई एक बात भी लागू होती है तो फाइनेंस लीज, अदरवाइज ऑपरेटिंग लीज। नंबर 1, एसेट की यूजफुल लाइफ का 60% या उससे ज्यादा लीज पर दे दिया गया है, या फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP is equal to or greater than 90% of fair value of asset on the date of inception of lease। ऑपरेटिंग लीज अगर है तो डेप्रिसिएशन लेसर के यहाँ लगेगा, फाइनेंस लीज है तो डेप्रिसिएशन लेसी के यहाँ लगेगा। सेल एंड लीज बैक में अगर सेल एंड फाइनेंस लीज बैक का केस है तो जो भी प्रॉफिट होगा वो डेप्रिसिएशन के रेशियो में P&L में डेफर किया जाएगा। सेल एंड ऑपरेटिंग लीज बैक का अगर केस है तो पहले आप रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट निकालोगे, फिर रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट को सेल प्राइस से कंपेयर करोगे। अगर लॉस आता है P&L में ट्रांसफर कर दो, अगर प्रॉफिट आता है तो जो प्रॉफिट सेल प्राइस का फेयर वैल्यू तक से कंपैरिजन से आता है वो आपका जाएगा P&L में। फेयर वैल्यू भी क्रॉस हो गई है तो आपका डेफर होगा ओवर लीज पीरियड। आज के लिए इतना ही। एक लाइक एक सब्सक्राइब कर दीजिए, धन्यवाद। AS20 एक मिनट में पसंद आए तो एक लाइक एक सब्सक्राइब एंड में कर देना। EPS दो टाइप का होता है, बेसिक EPS डाइल्यूटेड EPS। बेसिक EPS का फॉर्मूला है अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, यानी प्रॉफिट में से टैक्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड माइनस करने के बाद जो बचे उसे डिवाइड कर दो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग, जिसके लिए साल के दौरान इशूड शेयर्स को प्रोपोर्शनेटली ऐड कर दो, नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग फर्स्ट डे में माइनस कर दो जितने शेयर्स बायबैक हुए प्रोपोर्शनेटली। उसके बाद अगर डिविडेंड की क्लास अलग अलग है तो EPS 2 निकलेंगे। बोनस शेयर्स को पूरे 12 महीने के लिए लेते हैं और पिछले साल का
ईपीएस भी रीस्टेट होगा अगर बोनस का केस है। तो मर्जर के केस में न्यूमरेटर में प्रॉफिट भी ऐड होगा और डिनोमिनेटर में शेयर्स भी ऐड होंगे बिना प्रोपोर्शनेट किए हुए। परचेज के केस में न्यूमरेटर में प्रॉफिट ऐड नहीं होगा, डिनोमिनेटर में शेयर्स प्रोपोर्शनेटली ऐड होंगे। थ्योरेटिकल एक्स राइट फेयर वैल्यू क्या होती है, एडजस्टमेंट फैक्टर कैसे आता है, फेयर वैल्यू बिफोर राइट इशू डिवाइडेड बाय फेयर वैल्यू आफ्टर राइट इशू। फेयर वैल्यू आफ्टर राइट इशू को ही थ्योरेटिकल एक्स राइट फेयर वैल्यू भी कहते हैं। फेयर वैल्यू आफ्टर राइट इशू का फॉर्मूला है शेयर्स बिफोर राइट इशू इंटू फेयर वैल्यू बिफोर राइट इशू प्लस राइट इशू शेयर्स इंटू राइट इशू प्राइस डिवाइडेड बाय टोटल शेयर्स आफ्टर राइट इशू। उसके बाद डाइल्यूटेड ईपीएस कैसे निकलता है, डाइल्यूटेड ईपीएस निकालने के लिए वही फॉर्मूला है सेम टू सेम, बस न्यूमरेटर में आप फॉर एग्जांपल डिवेंचर्स हैं, डिवेंचर्स का इंटरेस्ट ऐड कर दोगे, उस पर टैक्स माइनस कर दोगे और डिवेंचर जितने शेयर में कन्वर्ट हो रहे हैं उतना प्रोपोर्शनेटली ऐड कर दोगे डिनोमिनेटर में। एक लाइक एक सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। AS 21 के पूरे क्वेश्चन कंसोलिडेशन को सॉल्व करने के स्टेप्स मात्र 2 मिनट में। पसंद आए तो एक लाइक एक सब्सक्राइब एंड में कर देना। सबसे पहला स्टेप ये निकाल लीजिए कि होल्डिंग के पास सब्सिडरी के एग्जैक्टली कितने परसेंट शेयर है, जिसका फॉर्मूला है शेयर्स हेल्ड बाय होल्डिंग इन सब्सिडरी डिवाइडेड बाय टोटल शेयर्स इशूड बाय सब्सिडरी मल्टीप्लाई 100। जितने शेयर्स बच गए वो उनको नाम देंगे माइनॉरिटी। दूसरा स्टेप डिविडेंड का ट्रीटमेंट। सब्सिडरी की बुक्स में डिविडेंड की एक ही एंट्री होती है, P&L अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जबकि होल्डिंग के यहाँ एंट्री होगी, क्या एंट्री होगी डिविडेंड की, इस बात पर डिपेंड करेगा कि सब्सिडरी ने अगर डिविडेंड प्री एक्विजिशन रिजर्व प्रॉफिट में से दिया है तो होल्डिंग के यहाँ एंट्री होगी बैंक टू इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट से एडजस्ट कर देंगे। अदरवाइज अगर सब्सिडरी ने होल्डिंग को ये डिविडेंड दिया है पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व एंड प्रॉफिट में से तो होल्डिंग की एंट्री होगी बैंक टू P&L। थर्ड स्टेप प्यारे बच्चों हमारा है गुडविल और कैपिटल रिजर्व यानी कॉस्ट ऑफ कंट्रोल की कैलकुलेशन, जिसके लिए हमें दो चीज़ों का कंपैरिजन करना होता है, एक कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट और एक इंट्रिंसिक वैल्यू। अगर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो गुडविल, अगर इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स ज़्यादा है तो कैपिटल रिजर्व। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में ध्यान रखना वो डिविडेंड अगर आपको प्री एक्विजिशन रिजर्व प्रॉफिट में से मिला था तो वो माइनस जरूर होगा। और इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है जिस दिन होल्डिंग ने सब्सिडरी के शेयर्स खरीदे हैं उस दिन सब्सिडरी की कैपिटल, सब्सिडरी के रिजर्व सरप्लस एंड जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिजर्व सरप्लस है वो एंड रिवैल्यूएशन अगर हो रहा है तो उसका प्रॉफिट प्लस करने के बाद लॉस माइनस करने के बाद जो फिगर आएगी उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए जितने परसेंट शेयर्स होल्डिंग के पास है, इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाएगी, CY से कंपेयर कर लो। चौथा स्टेप रिवैल्यूएशन के बाद सब्सिडरी के एसेट्स की क्या वैल्यू रहेगी, इवन डेप्रिसिएशन लगाने के बाद रिवैल्यूड फिगर पर वो वैल्यू निकाल लीजिए। पांचवें स्टेप पर जो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन आ रहा है रिवैल्यूएशन की वजह से उसे पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व एंड प्रॉफिट में से माइनस कर लीजिए। और छठे स्टेप पर पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व एंड प्रॉफिट का क्या ट्रीटमेंट होकर के चलेगा मैं बता देता। जो प्री एक्विजिशन रिजर्व एंड प्रॉफिट में जो माइनॉरिटी का हिस्सा है माइनॉरिटी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन में जाता है और होल्डिंग वाला जो हिस्सा है वो इंट्रिंसिक वैल्यू की कैलकुलेशन में आ ही गया। ठीक है सर। पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व एंड प्रॉफिट में जो होल्डिंग का हिस्सा है वो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के रिजर्व सरप्लस में ऐड होगा और माइनॉरिटी का जो हिस्सा है पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व प्रॉफिट में वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन में जाएगा। और सातवें स्टेप पर हमें माइनॉरिटी इंटरेस्ट की ही कैलकुलेशन करनी होती है जिसके अंदर सब्सिडरी की कैपिटल, सब्सिडरी के रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट में, सब्सिडरी के प्री एक्विजिशन पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व प्रॉफिट में जो भी माइनॉरिटी की परसेंटेज है वो मल्टीप्लाई कर दो और बैलेंस शीट में अलग हेडिंग में लिख दो। आज के लिए इतना ही, एक लाइक एक सब्सक्राइब कर दीजिए, धन्यवाद। AS 22 एक मिनट में। पसंद आए तो एक लाइक एक सब्सक्राइब एंड में कर देना। इनकम टैक्स की अकाउंटिंग सिखाता है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स या IDT की नहीं, फॉरेन टैक्सेस पे एप्लीकेबल है। अगर इनकम टैक्स के P&L के हिसाब से प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है, अकाउंट्स के P&L में कम है तो डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट होगा, एंट्री होगी DTA अकाउंट डेबिट टू P&L। रिवर्स केस में डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट होगी, P&L अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी अकाउंट। DTA को नॉन करंट एसेट में दिखाते हैं, DTL को नॉन करंट लायबिलिटी में। इन दोनों को ही प्रेजेंट वैल्यू पे डिस्काउंट नहीं किया जा सकता, इन दोनों को ही सेट ऑफ कर सकते हैं अगर सेम टैक्स लॉ से रिलेटेड हैं। अगर आपका टैक्स हॉलिडे है तो जो टाइमिंग डिफरेंस टैक्स हॉलिडे पीरियड में अराइज हुआ रिवर्स हो गया, नो रिकॉग्निशन। जो टैक्स हॉलिडे पीरियड में अराइज हुआ रिवर्स हुआ बाद में तो उसे जब टैक्स हॉलिडे पीरियड अराइज हुआ उस पीरियड में रिकॉर्ड करके चलोगे। जो टाइम डिफरेंस पहले अराइज हुआ वो पहले रिवर्स होगा। टाइमिंग डिफरेंस DTA DTL क्रिएट करते हैं, परमानेंट डिफरेंस DTA DTL क्रिएट नहीं करते हैं। एक लाइक एक सब्सक्राइब, धन्यवाद। AS 23 एक मिनट में। पसंद आए तो एक लाइक एक सब्सक्राइब एंड में कर देना। आपने जिस कंपनी के 20% से लेके 50% तक शेयर खरीदे हुए हैं, इस इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग आपकी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे होगी ये सिखाता है AS 23। आपने जो पेमेंट करी है इन्वेस्टमेंट के लिए, इन्वेस्टमेंट को हमेशा कॉस्ट प्राइस पर दिखाओगे, जो गुडविल और कैपिटल रिजर्व उसे सेपरेटली दिखाओगे, जो डिविडेंड आपको मिला है इन्वेस्टमेंट के बदले में उसे कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से माइनस करोगे हर केस में, और जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स में आपका हिस्सा बनता है उसे इन्वेस्टमेंट के
कैरिंग अमाउंट में प्लस कर दोगे। जो प्री एक्विजिशन रिजर्व एंड प्रॉफिट में आपका हिस्सा है वो गुडविल कैपिटल रिजर्व निकालते वक्त एडजस्ट हो जाएगा। एक लाइक, एक सब्सक्राइब, धन्यवाद। AS24 डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन 1 मिनट में, एक लाइक, एक सब्सक्राइब एंड में कर देना पसंद आए तो। डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन क्या होता है? बिजनेस का एक सेपरेट मेजर हिस्सा प्लस उसकी अकाउंटिंग अलग हो सकती है प्लस उसे एंटायरली या पीस मील में बेचे जाने का एक सिंगल प्लान बनाया जा चुका है। तीनों कंडीशन पूरी हुई, बन गया डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन पर AS24 कब ट्रिगर होता है? जिस दिन प्लान बना के अनाउंस कर दिया, जिस दिन एग्रीमेंट में एंटर हुए, विच एवर इज अर्लियर। डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन की वजह से गोइंग कंसर्न एबिलिटी हर्ट नहीं होती। और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं? डेट ऑफ इनिशियल ट्रिगर ऑफ द AS24, प्री टैक्स प्रॉफिट्स, एसेट लायबिलिटी का कैरिंग अमाउंट, रेवेन्यूज और कैश फ्लोज, ये सब आपको डिस्क्लोज करना होता है डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन से रिलेटेड। पसंद आया? एक लाइक, एक सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद। 1 मिनट में एक AS पसंद आए तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब एंड में कर देना। AS25 इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स IFR। क्या होती है IFR? अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो, ऑडिट रिपोर्ट और नोट्स टू अकाउंट्स बनाती है 1 साल से कम पीरियड के लिए, उन्हें कहते हैं IFR। अगर IFR बन रहा है तो उस पर लगेगा AS25। AS25 किससे नहीं कहता कि IFR बनाओ, पर अगर कोई संस्था IFR बना रही है तो फिर रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रिंसिपल और डिस्क्लोजर वही लगेंगे जो AS25 बताएगा। एक क्लॉज 33 और 41 है लिस्टिंग एग्रीमेंट का, जो ये कहता है कि अगर कोई लिस्टेड कंपनी IFR बना रही है तो प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर वही लगेंगे जो क्लॉज 33-41 ने बताए हैं। रिकॉग्निशन और मेजरमेंट AS25 का लगेगा। AS25 इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पर वेटेड एवरेज टैक्स रेट लगता है, प्रोविजन वहां भी बनाया जाता है और मेटेरियलिटी का पूरा ध्यान रखा जाता है। एक लाइक, एक सब्सक्राइब, धन्यवाद। AS26 1 मिनट में पसंद आए तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब एंड में कर देना। कोई भी आइडेंटिफाइएबल प्लस नॉन मॉनिटरी प्लस विदाउट फिजिकल सब्सटेंस वाला एसेट जिसे बिजनेस में यूज करने के लिए रखा गया हो वो है इंटेंजिबल एसेट, उस पर लगेगा AS26। इंटेंजिबल एसेट 2 तरीके से आपके पास आ सकता है, परचेज कर लो या सेल्फ कंस्ट्रक्ट कर लो। अगर परचेज किया है तो बेसिक परचेज प्राइस प्लस नॉन रिफंडेबल टैक्सेस प्लस डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट, ये कॉस्ट आ गई, इसे लाइफ से डिवाइड करके अमोर्टाइज करके P&L में ट्रांसफर करते रहो। और अगर सेल्फ कंस्ट्रक्ट किया है तो 2 फेज होंगे, रिसर्च और डेवलपमेंट। रिसर्च फेज का सारा खर्चा P&L में जाएगा, डेवलपमेंट फेज का खर्चा कैपिटलाइज होगा। अगर 3 शर्तें पूरी हो रही है, संस्था ने पूरा प्लान बना लिया है कि डेवलपमेंट पूरी करके रहेंगे, प्लस टेक्निकल फीजिबिलिटी है, प्लस कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली, तीनों में से एक भी शर्त टूटी तो डेवलपमेंट फेज का खर्चा भी फिर P&L में जाएगा। अगर आपने इंटेंजिबल एसेट की लाइफ क्वेश्चन ने नहीं दे रखी है तो 10 ईयर्स मान लेना, स्क्रैप वैल्यू नहीं दे रखी है तो 0 मान लेना। डिस्पोजल के वक्त उसे जो भी प्रॉफिट लॉस हो रहा है SPL में तुरंत जाएगा और रिटायरमेंट के वक्त कैरिंग वैल्यू पर लिख करके चलेंगे और चेक करते रहेंगे और बैलेंस शीट डेट पर कहीं AS28 तो नहीं है, इंपेयरमेंट तो नहीं होने वाला। एक लाइक, एक सब्सक्राइब, धन्यवाद। AS29 1 मिनट में पसंद आए तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब एंड में कर देना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 प्रोविजन, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी और कॉन्टिंजेंट एसेट की रिकॉग्निशन, मेजरमेंट और डिस्क्लोजर बताता है। क्या होता है प्रोविजन? जो 3 शर्तों को पूरा करे। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज ए रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट प्लस 50% से ज्यादा चांसेस है कि पेमेंट करनी पड़ेगी प्लस अमाउंट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। तीनों में से एक भी शर्त टूटी तो बन गई कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी, जिसे बैलेंस शीट में फुटनोट में डिस्क्लोज करेंगे। अगर चांसेस 10% से भी कम है तो वहां भी डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। कॉन्टिंजेंट एसेट केवल और केवल अप्रूविंग अथॉरिटी की रिपोर्ट में जाएगा, प्रूडेंस मना करता है कहीं भी दिखाने के लिए। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डेप्शन पे AS29 नहीं लगेगा। जिस पर्पस के लिए प्रोविजन बनाया जा रहा है उसी पर्पस के लिए यूज होगा। ऑनरस यानी लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट को रिकॉर्ड करेंगे, कॉस्ट ऑफ फुलफिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेक्टेड लॉस विच एवर इज लोअर। एक लाइक, एक सब्सक्राइब, धन्यवाद।